साथियों, प्रिंस आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी शिक्षण विधि की क्लास में लास्ट टाइम में अपन ने बातचीत की थी LSRW के बारे में, यानी भाषा कौशल के बारे में। भाषा कौशल के बारे में मैंने 4 कौशल आपको बताए थे। भाषा कौशल, इस भाषा कौशल में 4 बिंदुओं पर मैंने आपसे बातचीत की कि 4 कौशल हैं L, S, R और W। ये LSRW में कल अपन ने लिसनिंग और स्पीकिंग की बात कर ली थी, यानी एक तो श्रवण कौशल आप लोगों का था, श्रवण कौशल। उसके बाद क्या था, एक है स्पीकिंग कौशल यानी भाषण कौशल, इस पर भी बातचीत हो गई थी कल। आज अपने को 2 अन्य कौशलों पर बातचीत करनी है। एक तो है रीडिंग और एक है राइटिंग, यानी एक तो होता है जिसको अपन कहते हैं वाचन कौशल। क्या है? वाचन कौशल। और एक होता है लेखन कौशल। इन 2 कौशलों पर आज अपने को पूरी विस्तार से बातचीत करनी है। उसके बाद आपका भाषा कौशल का ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले आज बात करते हैं अपन वाचन कौशल। पहला कौन सा कौशल है आपका? वाचन कौशल। वाचन या इसी को अपन पठन कौशल भी कह सकते हैं। कौन सा कौशल? पठन कौशल। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको लेकर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किन किन बिंदुओं के विशेषताओं के बारे में यहाँ बताया जाता है। सबसे पहले लिपि ज्ञान पर आधारित होता है ये कौशल। किस पर? लिपि ज्ञान पर आधारित होता है। लिपि ज्ञान पर आधारित कौशल है। आधारित कौशल है। लिपि ज्ञान पर आधारित क्या है? कौशल है। समझ गए? इसके बाद दूसरा याद करना है कौन सा आपको? छात्रों को पढ़कर क्या करना होता है? अर्थ ग्रहण करना होता है। छात्र पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थ ग्रहण करते हैं। इस कौशल में क्या किया जाता है? अर्थ ग्रहण किया जाता है भाषा कौशल में। लेकिन किस प्रकार? पढ़कर, यानी यहाँ पढ़कर यानी वाचन करके अर्थ को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और अर्थ ग्रहण है जो कौशल 70% किसके माध्यम से होता है? अर्थ का ग्रहण। मैंने कल आप लोगों को पूरे चार्ट के माध्यम से बताया था कि इस विधि में यानी वाचन विधि में या पठन कौशल में 70% तक अर्थ ग्रहण किया जाता है। 70% तक क्या किया जाता है? छात्र 70% तक अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थ ग्रहण किस प्रकार करते हैं आप लोगों को ये मालूम है। कोई चीज़ अपन पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उसका स्वयं अर्थ ग्रहण करते हैं, वो 70% तक प्रभावी होता है। किसमें? वाचन कौशल में या पठन कौशल में। इसके बाद अपने को बातचीत करनी है कि वाचन होता किस प्रकार का है। वाचन का वर्गीकरण अपन प्रस्तुत करते हैं यहाँ साथियों। वाचन का वर्गीकरण करेंगे तो 2 हिस्सों में यहाँ मैं वाचन को बांटता हूँ। एक तो होता है मौन वाचन। क्या होता है? एक मौन वाचन। ध्यान से समझिएगा इस वर्गीकरण को आप। एक होता है मौन वाचन और एक होता है सहस्वर वाचन। क्या होता है? सहस्वर वाचन। 2 प्रकार के वाचन हैं। एक सहस्वर वाचन है और एक आपके पास क्या है? मौन वाचन। फिर ये मौन वाचन जो है वो वापस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के होते हैं दोनों, यानी मौन वाचन भी और सहस्वर वाचन भी। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सामान्य वाचन, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। सामान्य वाचन, ठीक है। एक होता है गंभीर वाचन और एक होता है आपके पास द्रुत वाचन। इन 3 प्रकार के वाचनों का किस में प्रयोग किया जाता है? मौन में एक होता है सामान्य मौन वाचन, एक होता है गंभीर मौन वाचन और एक वाचन होता है आपके पास द्रुत मौन वाचन। इन 3 प्रकार के मौन वाचनों को ध्यान रखना है। इसके बाद में आपके सहस्वर वाचन भी 3 प्रकार के होते हैं, आदर्श, अनुकरण और संवेद। ठीक है, आदर्श, अनुकरण और संवेद। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है आदर्श सहस्वर वाचन, फिर एक होता है आपके पास अनुकरण सहस्वर वाचन और एक आपके पास होता है समवेत या समवाय भी कहते हैं इसे, समवाय सहस्वर वाचन।
ये वाचनों का वर्गीकरण मैंने आपके सामने लिखा है। सबसे पहले याद रखना है ये क्या है, वाचन का वर्गीकरण है। वाचन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, एक तो मौन वाचन होता है और एक सहस्वर वाचन होता है। अब मौन वाचन है वो 3 टाइप का होता है। आपका सामान्य वाचन है। सामान्य वाचन का मतलब है आपने पिछली क्लास में जो पढ़ रखा है, पिछली क्लास में जो पढ़ रखा है वो अगर सामग्री कहीं अन्य जगह आपके सामने आती है या वो चैप्टर कहीं अन्य जगह आता है या वो अध्याय किसी अन्य अगली क्लास में आपके सामने आता है तो आप उसका क्या करते हो, सामान्य वाचन करते हो। बच्चा उसका कौन सा वाचन करेगा, सामान्य वाचन करेगा। उसके बाद गंभीर वाचन क्या है, गंभीर वाचन है आपने पहले किसी विषय वस्तु को पढ़ा था मगर अब आपको उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। उस विषय वस्तु में कहानी है, कोई गद्य का भाग है, उस वस्तु में जब आपकी रुचि जागृत होती है उसके बाद उसका कौन सा वाचन आप लोग करते हो, गंभीर वाचन करते हो। द्रुत वाचन क्या होता है आपको ये समझना है। गंभीर तो नाम से स्पष्ट आ रहा है, सामान्य भी नाम से स्पष्ट है, लेकिन द्रुत के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिज्ञासा के साथ जो पाठ पढ़ाया गया है उसे पुनः पढ़ता है, यानी किसके माध्यम से, जिज्ञासा के माध्यम से। जिज्ञासा के माध्यम से जो पाठ पढ़ाया गया था और उसी पाठ का अपन दोहरान करते हैं। दोहरान करते वक्त जल्दी जल्दी कोई चीज़ अपन पढ़ते हैं, उसका वाचन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, द्रुत वाचन कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, मौन वाचन 3 तरीके का है, सामान्य वाचन है, गंभीर वाचन है और द्रुत वाचन है। सामान्य वाचन, पहले आपने कभी भी सामग्री को पढ़ रखा है, जो पहले पढ़ा गया चैप्टर आपके पास वापस आता है तो वो कौन सा होता है, सामान्य वाचन। फिर गंभीर वाचन का मतलब है आप लोग किसी भी समस्या को पहले पढ़ चुके हो, किसी चैप्टर को पहले पढ़ चुके हो, लेकिन वो गद्य का था या वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पहले किसी शिक्षक ने ये बता रखा है कि ये अध्याय बहुत अच्छा है, या उसमें आपकी रुचि जागृत हो जाती है तो आप उसमें एकदम मौन होकर किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं करते हैं। तो मौन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या करते हो, उसमें पूरे तल्लीन हो जाते, उसमें खो जाते, उसके साथ साथ जीने जैसी भावना आपके मन में जागृत हो जाती है, वो होता है गंभीर वाचन। द्रुत वाचन में क्या होता है, जिस चैप्टर को जिज्ञासा के साथ पढ़ाया गया था और अब आप उसका दोहरान करते हो, जल्दी जल्दी पढ़ते हो, शिक्षक ने पहले उसे पूरी जिज्ञासा के साथ पढ़ाया, अब आप उसका दोहरान करते हो, तो वो कैसा होता है, द्रुत वाचन होता है। उसके बाद देखिए सहस्वर वाचन में क्या होता है, इसमें आवाज़ तो निकलती है लेकिन स्वरों के साथ पढ़ाया जाता है, यानी इसमें आवाज़ नहीं होती, होठ हिलते नहीं हैं, होठों से किसी भी प्रकार की ध्वनि का निर्माण नहीं होता है, लेकिन यहाँ ध्वनि का निर्माण होता है। तो पहला है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन सिर्फ कौन करता है, शिक्षक करता है। आदर्श वाचन सिर्फ कौन करता है, शिक्षक करता है। शिक्षक जिस विधि के माध्यम से हमें पढ़ाता है, शिक्षक जिस तरीके से अपने को समझाता है वो क्या होता है, आदर्श वाचन होता है। उसके बाद छात्र क्या करते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं। छात्र उसको जब दोबारा पढ़ते हैं तो वो कैसा कहलाता है, अनुकरण वाचन कहलाता है। और याद रखिएगा आप लोग, आदर्श वाचन सिर्फ शिक्षक करता है, अनुकरण छात्र करते हैं, और उसके बाद अध्यापक और छात्र मिलकर जिस वाचन को करते हैं वह समवाय वाचन या समवेत वाचन होता है, जिसमें अध्यापक सहायक होता है और वाचन क्या करते हैं, छात्र करते हैं। यही श्रेष्ठ वाचन कहलाता है आप लोगों का। देखिए प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है कि शिक्षक किसकी भूमिका में होता है, शिक्षक तो होता है सहायक की भूमिका में। शिक्षक क्या होता है, सहायक। भूमिका दोनों की होती है, शिक्षक सहायक होता है और छात्र उसका क्या करते हैं, वाचन करते हैं। ठीक है, वाचन करते हैं। ये वाचन जो होता है वो समवाय वाचन या समवेत वाचन कहलाता है। यह वाचन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह वाचन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ वाचन की श्रेणी में कौन सा वाचन आता है अगर आपसे पूछे तो सहस्वर वाचन में भी कौन सा है, समवेय या समवाय वाचन को कहा जाता है। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके कुछ उद्देश्य भी हैं और इसको समझाने के, इस कौशल को किन किन विधियों से श्रेष्ठ तरीके से सीखा जा सकता है उस पर बात करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, वाचन के बारे में मैंने बताया, पठन कौशल या वाचन कौशल लिपि ज्ञान पर आधारित होता है।
छात्र पढ़कर क्या करते हैं, इसका अर्थ ग्रहण करते हैं किसी चीज़ का, और इसके माध्यम से कितना प्रतिशत, 70% अर्थ को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। वाचन का वर्गीकरण दो तरीके से, एक मौन वाचन है, एक सहस्वर वाचन है। मौन वाचन फिर 3 तरीके का होता है, सामान्य, गंभीर और द्रुत। फिर सहस्वर वाचन कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। एक होता है इसमें आदर्श, एक होता है अनुकरण और एक होता है समवेय या समवाय वाचन। यहाँ गंभीर में क्या होता है आपको मालूम है, सामान्य में क्या होता है, पूर्व पढ़ाई गई सामग्री को जिस विधि के माध्यम से वाचन करते हैं। फिर गंभीर क्या है, पूर्व पढ़ी हुई तो होगी लेकिन आपको पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गद्य का कोई भाग है तो उसको आप उसमें खोकर, जैसे कोई नोवेल पढ़ते हो आप, कोई उपन्यास पढ़ते हो, उसमें पूरे तल्लीनता से आप खो जाते हो तो वो गंभीर वाचन होता है। फिर द्रुत वाचन का मतलब शिक्षक ने पहले पूरी जिज्ञासा के साथ पढ़ाया है तो आप उसे जल्दी जल्दी जब उसका दोहरान करते हो तो वो द्रुत वाचन है। सहस्वर वाचन 3 तरीके का, आदर्श है, अनुकरण है, समवेय। आदर्श शिक्षक वाचन करता है, आदर्श अनुकरण को छात्र करते हैं, और समवेय और समवाय दोनों मिलकर करते हैं, यानी शिक्षक सहायक की भूमिका में होता है, छात्र उसका क्या करते हैं, वाचन करते हैं। और यह वाचन का क्या कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ जो वाचन की विधि है वो मानी जाती है। शायद यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इससे आगे की बात करते हैं। इसके बाद अपने को बातचीत करनी है इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, उद्देश्यों के बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी कि इस वाचन के उद्देश्य क्या क्या हैं, और उद्देश्यों के बाद अपने को इसकी विधि के बारे में बातचीत करनी है। इस विधि के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, आपको इसके नाम से स्पष्ट है। वाचन है तो पहला मतलब है ध्वनि एवं शब्दों का उच्चारण सही करना, ध्वनि एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध उच्चारण करना 1 नंबर उद्देश्य है। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए किसी भी चीज़ का। 2 नंबर है आप लोगों को वाचन की क्षमता विकसित करना, वाचन की क्षमता का क्या करना, विकास करना, क्षमता का विकास करना, विकास करना, ठीक है। इसके बाद तीसरा आप लोगों के पास है पाठ का अर्थ ग्रहण कर, पाठ का अर्थ ग्रहण कर उसकी समीक्षा करना, उसकी समीक्षा करना, ये सब है। इसके बाद 4 नंबर है भाषा में वाचन संबंधी समस्याओं को दूर करना, समस्याओं को क्या करना, समस्याओं को दूर करना, ठीक है। अब देखिए वाचन जब आप करते हो तो आपकी उसमें मनन शक्ति जो है उसका भी विकास करना है, ठीक है। जब वाचन करते हो तो मनन क्षमता का क्या करना, विकास करना। एक है एकाग्रता बनाना, एकाग्रता का विकास करना। अब देखिए ये इतने महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने किसके उद्देश्य हैं, ये सब वाचन कौशल के या पठन कौशल के उद्देश्य हैं। पहला क्या लिखा है मैंने, ध्वनि एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण करवाना आपसे। फिर है वाचन की क्षमता का विकास करना, वाचन की क्षमता यानी जल्दी जल्दी आप लोग उसका वाचन कर सकते हो, उसका दोहरान कर सकते हो, कितने आप लोग अच्छे तरीके से किसी चीज़ को दोबारा दोहरा सकते हो। फिर है पाठ का अर्थ ग्रहण कर उसकी समीक्षा करना, कोई चैप्टर आप पढ़ते हो उसका सही अर्थ ग्रहण किया जाए आपके माध्यम से और फिर उसका दोबारा से क्या किया जाए, उसकी समीक्षा की जाए, मनन करते हुए बैठकर शांतिपूर्वक उसकी क्या करें, समीक्षा करें। उसके बाद है भाषा में वाचन संबंधी समस्याओं को दूर करना। वाचन संबंधी समस्याएं आपके सामने आती है, किसी मात्रा में, छोटी बड़ी में, बोलने में, किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने आती है, उन समस्याओं को क्या करना है, दूर करना है। फिर है मनन क्षमता का, किसी चीज़ को आप लोग बार बार पढ़ते हो तो आपको उसमें समस्या आती है, उन समस्या का साथ में समाधान ढूंढना,
प्लस उसका सही अर्थ लगाते हुए अपने मनन की और अपने मन की सभी क्षमताओं को, मानसिक क्षमता का क्या करना है, विकास करना है, एकाग्रता का क्या करना, विकास करना। जब पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है कि आप धीरे धीरे मनन कर रहे थे और धीरे धीरे ऐसी बात हो गई कि आप उस पूरे माहौल को छोड़कर किसी दूसरी जगह चल गए। इन सभी समस्याओं का समाधान करना इस कौशल का क्या है, एक उद्देश्य है। अब अपन बात करते हैं इसकी विधि कौन कौन सी है, यानी किन किन विधियों से इनका क्या किया जाना चाहिए, वो कौशलों को विकसित किया जाना चाहिए, वो विधियां कौन कौन सी है। अब इतना आपको मालूम है कि कोई भी विधि आप लोग लगाते हो तो जिनमें प्राथमिक स्तर पर तो देखो और क्या है, कहो। प्राथमिक स्तर पर विधियां लिख देता हूं मैं पहले यहाँ, विधियां यानी इस कौशल को विकसित करने की विधियां, किस किस विधि से इस कौशल को विकसित किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर कौन सा, देखो और कहो, देखो और कहो, देखो और कहो, यानी जो चीज़ दिखाई दे रही है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर दो आप, देखो और क्या कहो, कहो। 2 नंबर इसके बाद आपके पास है अक्षर बोध होना चाहिए। अक्षर बोध विधि जो है उसके माध्यम से भी किया जा सकता है, अक्षर बोध विधि। 3 नंबर आपके पास है अनुकरण विधि, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के माध्यम से भी मनन कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल को विकसित किया जा सकता है। कहानी के माध्यम से भी किया जा सकता है। फिर 5 नंबर आपके पास आता है सामूहिक वाचन के माध्यम से, बच्चों के एक साथ सामूहिक वाचन करवाया जा सकता, जैसे छोटी क्लासों में पहाड़े बुलवाए जाते हैं, सामूहिक वाचन, पहाड़े बुलवाए जाते हैं, गिनती बुलवाई जाती है, वो सब के सब इसी के अंतर्गत आते हैं। वर्णोच्चारण विधि से, वर्णोच्चारण विधि से, वर्णोच्चारण विधि से क्या किया जा सकता है, इस कौशल को विकसित। प्यारे बच्चों और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन अपन अगर इतनी विधियों को भी ढंग से सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर आप देखो और कहो पर आधारित होने चाहिए, जो चीज़ आप देख रहे हो उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना। फिर अक्षर बोध, अक्षरों का ज्ञान करवाना। फिर अनुकरण विधि के माध्यम से दूसरे के बोली गई बातों को अपने पीछे उसका दोहरान करवाना। फिर कहानी के माध्यम से, कहानी कहा जाता है, चुटकुले, कहानी, ये सब बोलने के बारे में अगर बच्चे को कहा जाए तो भी आपके पास वाचन कौशल का विकास होगा, क्योंकि धीरे धीरे जब आप बोलोगे तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, उस मैटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे। फिर सामूहिक वाचन, बच्चों को समूह में बोलने के लिए कहा जाए। फिर वर्णोच्चारण विधि, वर्णों का उच्चारण इस विधि से किया जाएगा तो धीरे धीरे आपका पठन कौशल जो है, बैठने की क्षमता जो है, वाचन करने की जो क्षमता है, उसका क्या होगा, विकास होगा। अब चलते हैं अपन अगले कौशल की ओर, और अगला कौशल आप लोगों का अंतिम कौशल जो है वो है आप लोगों का यहाँ लेखन कौशल। लेखन कौशल के बारे में अपने को अब बातचीत करनी है। अंतिम और चौथा कौशल आप लोगों के पास कौन सा है, लेखन कौशल है साहब, लेखन कौशल। अब भाई आप लोगों को मालूम है कि लेखन कौशल जो राइटिंग है वो एक उम्र होती है, उस उम्र के हिसाब से उसमें सुधार होता है। आप लोगों ने गांधी जी के बारे में सुना होगा, गांधी जी हमेशा कहा करते थे, और गांधी जी की राइटिंग बहुत खराब थी, तो वो हमेशा कहते थे कि मेरी राइटिंग पहले सुधर सकती थी लेकिन अब उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। इसके माध्यम से आप अर्थ ग्रहण तो नहीं करते हो ज़्यादा, 30% ही अर्थ ग्रहण किया जाता है इसके माध्यम से, लेकिन 70% इसके माध्यम से अभिव्यक्ति की जा सकती है। अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है, लेखन कौशल है। लेखन कौशल ये भी लिपि पर आधारित होता है, और आपका पठन होता है वो भी लिपि पर आधारित होता है। लेखन और पठन दोनों लिपि पर आधारित होती हैं, लिपि के बगैर आप इन दोनों को नहीं कर पाओगे। इसके बाद इसमें क्या होता है, अभिव्यक्ति होती है। छात्र इसके माध्यम से अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी चीज़ को, और छात्र 70% तक इसके माध्यम से क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो इन सब बातों को आपको देख लेना चाहिए। लेखन आपका अच्छा होना चाहिए। एक तो अंतिम कौशल है भाई, अंतिम कौशल है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। कौन सा कौशल है, अंतिम कौशल है। छात्र क्या करते हैं, छात्र इसके माध्यम से, इसके माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं,
करते हैं। और अभिव्यक्ति का माध्यम सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति, सबसे ज़्यादा यानी कितनी, 70% अभिव्यक्ति इससे की जा सकती है, अभिव्यक्ति इसके माध्यम से की जा सकती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? जो चीज़ हम किसी को बोल कर नहीं कह सकते वो किसी को लिख कर कही जा सकती है। और प्राचीन समय में भी आप देखते थे सारा का सारा जो समाचारों को आदान प्रदान करने का काम होता था, चाहे किसी के घर पर कोई संदेश भेजना होता था, लोग हमेशा पत्रों के माध्यम से ही क्या करते थे, अपनी अभिव्यक्ति करते थे। आज भी ऐसा ही है। आजकल क्या होता है कि लोग फ़ोन पर तो करते हैं मगर अधिकांश काम अभी भी किसके माध्यम से किए जा सकते हैं, लेखन कौशल के माध्यम से किए जा सकते हैं। व्हाट्सअप हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का साधन आपके पास हो, आप उससे बोलने की बजाय जो चीज़ आप बोल नहीं सकते वो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो किसी के द्वारा, और किसी भी माध्यम से दूसरे को प्रेषित कर सकते हो। तो इस कौशल के बारे में भी अनेक बिंदु आपके सामने आते हैं। सबसे पहले देखिए, लिपि ज्ञान पर आधारित है, ये बात भी यहाँ लिख लेनी चाहिए आपको, मैंने पहले बता दी आपको, लिपि ज्ञान पर आधारित है। लिपि ज्ञान पर क्या है, आधारित है, लिपि ज्ञान पर आधारित है, अंतिम कौशल है। इसके माध्यम से अभिव्यक्ति होती है और सबसे ज़्यादा कितने प्रतिशत होती है, 70% अभिव्यक्ति इसके माध्यम से होती है। कठिन कौशल कहा जाता है इसे, कौन सा कौशल कहा जाता है, कठिन कौशल कहा जा सकता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि लेखन करना बहुत कठिन काम होता है। इसके माध्यम से मानसिक शक्तियों का सबसे ज़्यादा विकास होता है, मानसिक शक्तियों का सर्वाधिक विकास होता है, मानसिक शक्तियों का सर्वाधिक, मानसिक शक्तियों का सर्वाधिक विकास होता है, विकास होता है। उसके बाद देखिए आप लोगों को ये कल्पना शक्ति का भी सर्वाधिक विकास होता है, कल्पना शक्ति का भी सर्वाधिक विकास इसके माध्यम से होता है। सर्वाधिक विकास किसके माध्यम से होता है, लेखन कौशल। क्यों होता है आप कहोगे ऐसा क्या है, जब आप किसी चीज़ को लिखते हो ना तो आपके खुद के विचार आप उसमें समाहित करते हो अभिव्यक्त करने के लिए, तो आप सोच सोचकर अपनी मानसिक शक्तियों का संपूर्ण प्रयोग उस समय करते हो। आगे से आगे अपनी लिपि को किस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना है, और कई चीज़ें ऐसी आप लिखते हो जो कल्पना पर आधारित होते हैं। आप तुरंत कल्पना करते हो किसी चीज़ की और फिर लिखते हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्यों? क्योंकि आप दिमाग पर जोर डालते हो और दिमाग के माध्यम से क्या होता है, अपनी कल्पना शक्ति उजागर होती है, और उसी कल्पना पर आधारित आप लिपि को आगे से आगे क्या करते रहते हो, बढ़ाते जाते हो। अब देखिए इसके उद्देश्यों की बात करते हैं, दोबारा सुन लीजिए। लेखन कौशल की विशेषता क्या है? सबसे पहले लिपि का ज्ञान पर आधारित है, अंतिम कौशल है, छात्र इसके माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं, 70% अभिव्यक्ति होती है, कठिन कौशल है, मानसिक शक्तियों का सर्वाधिक विकास होता है, और कल्पना शक्ति का भी क्या होता है, सर्वाधिक विकास होता है। इसके बाद देखिए इस विधि के उद्देश्य क्या हैं और किन किन विधियों से इस कौशल को अच्छा किया जा सकता है, उस पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसकी उद्देश्य क्या है, इन उद्देश्यों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो आप लोगों को सबको मालूम है इसका क्या है, शुद्ध लिखने की क्षमता विकसित करना, शुद्ध लिखने की क्षमता का क्या करना, विकास करना, क्षमता का विकास करना, इसका एक उद्देश्य आ गया। दूसरा उद्देश्य आपके पास है लेखन गति को बढ़ाना, लेखन गति को बढ़ाना, दूसरा आ गया उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य आपका इसका है भाषा शैली प्रभावी बनाना, भाषा शैली को क्या करना, प्रभावी बनाना। भाषा शैली आपकी जितनी अच्छी होगी, जितनी अलंकारित भाषा का आप प्रयोग करोगे लिखने में, पढ़ने वाला उतना ही मंत्रमुग्ध होकर इसको क्या करेगा, पढ़ेगा। चौथा पॉइंट आपके पास है भावनाओं व विचारों का निसंकोच अभिव्यक्ति, भावनाओं व विचारों को
निसंकोच प्रस्तुत करना। कोई लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाला इसका चाहे क्या कुछ भी अर्थ निकाले, लेकिन आप अगर उससे वो बात कहना चाहते हो, पहुंचाना चाहते हो, तो आप लिखकर बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हो इसको। पांचवां आप लोगों के पास यहाँ उद्देश्य विचार शक्ति का विकास करना, विचार शक्ति का विकास करना, विचार शक्ति का विकास करना, विचार शक्ति का क्या करना, विकास करना। सबसे ज़्यादा माध्यम आपके पास अच्छा है, विचार शक्ति को अगर आगे से आगे पहुंचाना है तो आप लिखकर विचार शक्ति का, अपने क्षमताओं का क्या कर सकते हो, विकास कर सकते हो। वाक्यों के अर्थ के आधार पर समझ विकसित करना। एक और है, याद रखना, निर्णय क्षमता का क्या है, निर्णय क्षमता का क्या करना, विकास करना। निर्णय क्षमता का विकास करना कैसे करना भाई? निर्णय क्षमता का विकास आप अगर लिखते हो तो निर्णय क्षमता कैसे विकसित होगी? निर्णय क्षमता का विकास इस प्रकार होगा कि आप जो चीज़ लिख रहे हो वो तुरंत निर्णय लेना है कि ये चीज़ लिखें कि नहीं लिखें, सही लिखा जा रहा है कि गलत लिखा जा रहा है, क्या जो विचार अपन व्यक्त कर रहे हैं उसके बारे में आगे वाला क्या सोचेगा, क्या समझेगा, किस प्रकार का अर्थ वो ग्रहण करेगा, इन सब चीज़ों का निर्णय तुरंत लिया जाता है। समझ में आ गई ना बात? इसके बाद आपके पास अगला पॉइंट जो है वो सुंदर लेखन की कला का विकसित करना, सुंदर लेखन कला का विकास करना, लेखन कला का क्या करना, विकास करना। ये सब इस विधि के, इस कौशल के क्या हैं, उद्देश्य हैं। एक और लिख देता हूँ आपके सामने कि वाक्यों के अर्थ के आधार पर समझ विकसित करना, वाक्यों के अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर समझ विकसित करना, आधार पर समझ विकसित करना, विकसित करना। अब देखो ये सब के सब मैंने इसके क्या लिख दिए, उद्देश्य। पहला क्या है, शुद्ध लिखने की क्षमता का विकास करना। लिखने के माध्यम से आपको त्रुटियों का पता चल जाएगा। मान लो आपको एक वर्ड लिखना नहीं आता कभी भी, उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल आपने लिखा, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आपने लिखने में एक बार हो सकता है त्रुटि कर दी, अगर आपको कोई ये लिखने के बाद ये बता दिया जाए कि उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, तो आप आगे से इस त्रुटि को नहीं करोगे। तो इसके माध्यम से क्या होता है, लिखने की क्षमता का विकास होता है, शुद्धिकरण होता है। फिर है लेखन गति को बढ़ाना। स्पीड जो आपकी है वो स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत धीरे धीरे लिखते हो, लेकिन बार बार लिखने से इससे क्या होगा, जल्दी लिखने की है। शैली प्रभावी बनाना। आपने अगर किसी चीज़ को लिखने का नज़रिया बदल लिया है, लिखने की शैली में परिवर्तन कर लिया है, तो धीरे धीरे आपकी शैली इतनी अच्छी हो जाएगी बार बार लिखने पर कि लेखन कौशल आपका बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। भावनाओं और विचारों को निसंकोच प्रस्तुत करना, दूसरे के सामने अपने किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करते हुए कि आगे वाला इसके बारे में क्या सोचेगा, तो इसके माध्यम से आप अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकते हो। विचार शक्ति का विकास करना। विचार शक्ति का मतलब है अलग अलग विषयों पर अगर आप विचार प्रस्तुत करते जाते हो तो आपकी विचार शक्ति धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू होगी। निर्णय क्षमता के बारे में मैंने बता दिया। सुंदर लेखन कला, मैंने कहा था महात्मा गांधी की हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, वो हमेशा कहते थे बच्चों की राइटिंग अगर अच्छी करवानी है तो उनको बाल्यकाल से ही इसके बारे में क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग, और बार बार इसका अभ्यास करवाना चाहिए। फिर वाक्यों के अर्थ के आधार पर समझ का विकसित करना। आप जो लिख रहे हो उनका कोई अर्थ भी निकल रहा है या नहीं निकल रहा, कई बार तो 2-2 पेज 3-3 पेज अपन लिख देते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है, उस प्रकार के लेखन कौशल का कोई फायदा नहीं होता। अब देखिए किस किस विधि के माध्यम से आपने को ये कौशल, लेखन कौशल विकसित करना चाहिए, उन विधियों के बारे में भी आपसे बातचीत हो जाए तो अच्छी रहेगी। और ये आपका अंतिम कौशल है आज, भाषा कौशल का अंतिम कौशल लेखन कौशल है। अब अपन बात करेंगे किन किन विधियों से आपको क्या करना चाहिए, ये कौशल विकसित करना चाहिए। पहला है अनुकरण कौशल। कौन सा है? अनुकरण कौशल के माध्यम से भी आप कर सकते हो। 2 नंबर आपके पास है सुलेख के माध्यम से भी कर सकते हो, सुलेख। 3 नंबर श्रुति लेख के माध्यम से भी सुधार कर सकते हो, श्रुति लेख के माध्यम से भी क्या कर सकते हो, आप सुधार कर सकते हो। इसके बाद आपके पास है चौथे में आप अनुलेख के माध्यम से भी कर सकते हो, अनुलेख।
अनुलेख के माध्यम से भी सुधार कर सकते हो। 5 नंबर है कहानी लेखन के माध्यम से भी आप इसमें क्या कर सकते हो, कहानी लेखन के माध्यम से भी सुधार कर सकते हो। 6 नंबर कविता लेखन के माध्यम से भी आप इसमें क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो लेखन, ठीक है। 7 नंबर आप किससे, पत्र लेखन के माध्यम से भी क्या कर सकते हो, आप अपने इस कौशल में सुधार कर सकते हो। 8 नंबर आप उपन्यास भी लिख सकते हो और उपन्यास के साथ साथ आप निबंध भी लिख सकते हो। निबंध लेखन के माध्यम से भी, निबंध लेखन के माध्यम से भी आप अपना ये कौशल क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। इसके साथ साथ 9 नंबर आप संस्मरण भी लिख सकते हो, संस्मरण, ठीक है। संस्मरण लिखने के माध्यम से भी आप इसमें क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। ये डायरी लेखन भी कह सकता हूँ मैं, आप लोग डायरी लेखन या दैनंदिनी डायरी या दैनंदिनी इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, अपने इस लेखन कौशल को सुधार सकते हो। तो ये सारे कौशल आपके सामने आ गए। अपन ने पहले बात की श्रवण कौशल की, उसके बाद भाषण कौशल की, व्याख्यान कौशल या भाषण कौशल, फिर वाचन कौशल की, और लास्ट में आज अपन ने बात की है लेखन कौशल की। लेखन कौशल की विधि अनुकरण, सुलेख, श्रुतिलेख, अनुलेखन, कहानी, कविता, पत्र लेखन, निबंध लेखन, संस्मरण लेखन और डायरी या दैनंदिनी लेखन के माध्यम से आप अपने कौशल को क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। तो प्यारे साथियों, मैंने भाषा कौशल के बारे में आपसे सारी जानकारियाँ शेयर कर ली है, यानी आपको लगभग मैंने 2 यूनिट का काम पूरा करवा दिया है, और कुछ बातें जो बच गई है उनको अगले वीडियो में अपन फिर देखेंगे। तब तक आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।